अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कराची ग्रीन लाइन के बड़े मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पहले ही आज मुस्लिम लीग नून ने कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कराची ग्रीन लाइन को नवाज शरीफ का मंसूबा करार देते हुए आज ही अलामती इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन लाइन का मंसूबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2016 में शुरू किया था, जिस पर तकरीबन 90% काम 2018 मई तक मुकम्मल हो चुका था। लीगी रहनुमाओं का दावा है कि कराची ग्रीन लाइन के मंसूबे का 90% काम भी उन्हीं के दौर में मुकम्मल हुआ, मगर आज वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन पर आजमाइशी सफर के बाद दावा किया कि मुस्लिम लीग नून पुराए शादी में दीवाना हो रही है। बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन ये जो बस का मंसूबा है, ये जाहिर है इसका बिल्कुल इब्तिदा उन्होंने ज़रूर की, लेकिन इसका जो असल काम है वो सारा इस हुकूमत के आने के बाद हुआ। वज़ीर आज़म कल इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इब्तदाई तौर पर 14 दिन के लिए आजमाइशी बसें चलेंगी और 25 दिसंबर से अवाम टिकट लेकर सफ़र करेंगे, मगर हमारे ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों के लिए ताहाल टिकटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ। बस स्टेशन ताहाल फाल नहीं है, मगर क्रेडिट लेने की जल्दी सबको है। क्रेडिट लेने की इस छीना छपटी में इंतजामिया ने रास्ते बंद कर दिए। रेंजर्स और पुलिस मौके पर पहुंचकर शदीद बदनज़मी पर रेंजर्स और पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लीगी रहनुमाओं को डंडे भी सहना पड़ गए। लाठी चार्ज पर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने शदीद बरहमी का इजहार किया। जो रियासत पे हमलावर होते हैं, वो लोग जो पुलिस के एहलकारों को मारते हैं, वहाँ पर रियासत जो है वो बेबस नजर आती है। रियासती इदारों का जोर इन गैर मुसल्लह सियासी कारकुनों पर चलाकर आप किस बात का रोब कायम कर रहे हैं? ये सच है कि कराची ग्रीन लाइन का मंसूबा मियां नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ। उनके दौरे हुकूमत में फंड्स रिलीज हुए, 50% से जायद काम भी हुआ, मगर तकमील तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। अपने काम की तख्ती लगाने की इस जंग में हमने पहले भी देखा कि लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ, मगर जब इफ्तिताह की बारी आई तो दोनों जमातों ने अपना अलहदा इफ्तिताह किया। इसी तरह भाषा डैम का मालियाती मंसूबा नून लीग के दौर में शुरू हुआ। नून लीग ने 122 अरब खर्च किए, जमीन खरीदी और फीजिबिलिटी तैयार की, मगर 2020 में वजीर आजम इमरान खान ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। हजारा मोटरवे के मंसूबे पर भी दोनों जमातें क्रेडिट लेती रहीं। मंसूबा नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ और वजीर आजम इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया। तरक्याती मंसूबों का सेहरा लेने की ये जंग बुनियादी तौर पर एट द हार्ट ऑफ इट वोट बैंक का हसूल है, मगर ना यही तहरीक इंसाफ थी कि जो मेट्रो बस को जंगला बस कहती थी और जिसका मंशूर ही शाहराएं नहीं तालीम और सेहत थी। आज ऑपोजिशन भी इस नुक्ते पर हुकूमत पर तनकीद करती रही। इमरान साहब, अब आपको समझ लग गई ना कि शाहराएं बनाने से मुल्क तरक्की करते हैं। कराची के अवाम के लिए ग्रीन लाइन का ये मंसूबा यकीनन एक बड़ा तोहफा है। हुकूमत को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले इस मंसूबे को तहरीक इंसाफ ने रोका नहीं, इसे पाए तकमील तक पहुंचाया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता बहरा नाजरीन के जो यहाँ होता है। चीन 3 गोर्जेस डैम का संग बुनियाद 1994 में रखा गया और 2012 में यह मुकम्मल हुआ, मगर इस दौरान 4 वज़राए आज़म तब्दील हो गए। इसी तरह भारत में रेलवे का 1500 किलोमीटर तवील एक मंसूबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इस मंसूबे से भारतीय सरकार ने दिल्ली को मुंबई से मिलाना था। यह मंसूबा 2006 में शुरू हुआ और यह अगले साल मार्च में मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि 2022 में 2 वज़राए आज़म बदल गए, मगर मंसूबे में कहीं कोई रखना नहीं डाला गया। मगर हम अभी तक नाम की तख्तियों पर लड़ रहे हैं। आज बात करेंगे 2 गवर्नर सिंध से, एक साबका और एक मौजूदा। साबिक गवर्नर सिंध भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब। ज़ुबैर साहब, आप ही से पहले बात करूंगी, फरमाइएगा कि ये तामीराते मंसूबे जो हैं वो माना कि बहुत कम है कराची में, लेकिन साहब आज हमने देखा 2 भाई आमने सामने आ गए, असद उमर वर्सेस मोहम्मद ज़ुबैर, यानी कि आज क्रेडिट लेने की इस जंग में 2 भाइयों की दौड़ें लग गई, कन्फ्रंटेशन हो गई, रेंजर्स भी बीच में आ गए। एक तो मैं करेक्ट कर दूं, पहले पुलिस बिल्कुल भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोका हमें। सो इट वाज एक्सक्लूसिवली रेंजर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ की करेक्शन तो नहीं दे रहे कि मैं ये करेक्ट कर दूं मेरा भाई नहीं है असद उमर? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। सो रेंजर्स थी और रेंजर्स किसके कहने पर वो ये काम कर रही थी। दूसरी बात, मैं ऑन रिकॉर्ड, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। क्या तोड़ा हमने? उधर फुटपाथ पर हमने एक
इफ्तिताह करना था, जहां हम उतरे कार से उधर 2 मिनट दूर सारा मीडिया वहां मौजूद था, उधर हमें अगर ये करने देते तो क्या मतलब हमें हमारा जो मर्जी एक आम शहरी के तहत कोई भी हम कर सकते हैं। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि कितने फीसद मुकम्मल हुआ था या कितने फीसद नहीं हुआ था, आपने खुद कहा कि 50% से ज़्यादा हुआ था। क्वेश्चन एक बहुत बड़ा है, ये कोई एक ऐसा मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो इस हुकूमत ने शुरू किया और ख़त्म किया? मतलब तो इससे पता चलता है कि इनकी तो कैपेसिटी ही नहीं है, कंसीव करने की कैपेसिटी नहीं है, प्लान करने की कैपेसिटी नहीं है, इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है, प्रोक्योरमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये कहां से कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स कंप्लीट? आपने जितने भी असारा या दूसरे प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, वो इसलिए हम क्लेम करते हैं कि इनका 3.5 साल के बाद तो कोई तो एक हो ना कि देखें जी ये एक पावर प्लांट लगा दिया, देखें जी। मगर सर मैं अभी भी इसी बात के ऊपर हैरान हूं। मैं ऑनेस्टली जुबैर साहब, 2 भाई आमने सामने आज आ गए, मेरा मतलब है कि इतनी भी क्या, असद उमर ने आज कहा बिगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने के मिज़दाक PMLN काम कर रही है, यानी कि मैंने तो खुद ऐलान किया, हम जानते हैं सर कि जो आपके दौर में शुरू है, मैंने बैनुल अक़वामी मिसालें भी दी हैं, ये दुनिया भर में होता है, एवरी चीजें स्टार्ट होती हैं, दूसरा वजीर आजम आता है, हुकूमत आती है, तख्ती लगती है, वो दुनिया भर एक महर एक डिफरेंट है, डिफरेंस है उसमें। सर दुनिया भर में ऐसा नहीं होता कि एक हुकूमत को 3.5 साल हो गए आए हुए और एक प्रोजेक्ट भी इट कैन क्लेम कि जी हमने ये देखें शुरू किया और ये हमने खत्म किया। सो जो कंफ्यूजन होती है, जो लड़ाई होती है, बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, LNG टर्मिनल है, मानती है हुकूमत, एक सेकंड महर एक सेकंड, LNG टर्मिनल पर बिल्कुल इत्तेफाक है कि जी पाकिस्तान को अशद जरूरत है, LNG इज द वे फॉरवर्ड, हमने LNG के टर्मिनल और लगाने हैं। 3.5 साल हो गए, ईंट नहीं लगी है, नहीं बिल्कुल नहीं लगी, लाइन भी नहीं ऐड हुआ, प्लान ही नहीं हुआ, इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुई, अवार्ड ही नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। फोकस आइए, 2014 में ग्रीन लाइन आपकी 22 किलोमीटर का ये ट्रैक 50% से ज्यादा इस पे काम कंप्लीट हो जाता है। ये मैं कह रही हूँ, मानते हैं 4 साल की ताखीर हुई गो के, लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत इसको पाए तकमील तक लेके जा रही है, रिबन कटिंग कर रही है। लेकिन मेरे लिए आज बहुत बड़ा शौक था कि सुन ले, चलिए सर आप डेट्स बिल्कुल गलत हैं। जी बोलिए। हाँ मैं करेक्ट करवा दूं ना, अब मैं ओरिजिनल प्लान बता दूं ना। 2016 में बिल्कुल कंसीव किया गया और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। उसमें उस वक्त जो प्रोजेक्ट था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था जो आज का प्रोजेक्ट है, मुझे पता है। उस वक्त ये था कि PMLN की वफाकी हुकूमत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करेगी और जो बसेस की प्रोक्योरमेंट है और स्टेशंस की मैनेजमेंट है, चूंकि वो सूबाई हुकूमत चलाएगी तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो लेट मी जस्ट कंप्लीट माय नैरेटिव। तो हमने जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने टाइम के साथ कंप्लीट करना था ताकि ये बसेस प्रोविंशियल हुकूमत जो पीपल्स पार्टी है वो लेके आए। उन्होंने बिड भी कर दिया था, उन्होंने अवार्ड भी कर दिया था दिसंबर 2017 में कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट द 2 थिंग्स टाई अप, द कंप्लीशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिसीविंग ऑफ द बसेस एंड सो ऑन और स्टेशंस की मैनेजमेंट। उन्होंने एक अवार्ड भी उसको उन्होंने कैंसिल किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। जब इमरान खान साहब आ गए तो वो जो पार्ट रहता था ना वो हमारा पार्ट नहीं था, वफाकी हुकूमत का नहीं था। सो भाई हमने तो 25 बिलियन रुपए देने थे, हमने पूरे के पूरे दे दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान जब आए तो उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि वफाकी हुकूमत। ये कब कहा? सितंबर 2018 में। 3.5 साल के बाद आप बसेस मंगवा के अगर उसका जश्न मंगवा रहे हैं तो हमने एम्बैरेस तो करना है। वो उसके लिए हम वहां गए थे और इफ्तिताह करने का हमें हक है, हमें ये बताने का हक है कि ये हुकूमत इतनी आप एम्बैरेस करने उधर गए थे, ये भी खबर है हमारे लिए। मगर मेरी बात जुबैर साहब, एक बात मुझे आज ताज्जुब इस बात से हुआ, आपका हक है आप उधर जाएं, आप तख्तियां लगाएं, आप फीते काटें, आप भंगड़े डालें, आपने जो करना है करें सर, लेकिन फौज से नोटिस लेने की उम्मीद नहीं करने देती ना, ये नजरियाती और वोट। सर बात तो सुन ले, बात तो सुन लीजिए। आपने आपकी जमात से आज कहा गया फौज नोटिस ले इस बात का, यानी कि नजरियात और वोट की इज्जत गई तेल लेने। जब भी आप मसले में पड़ते हैं ठक करके फौज की तरफ देखते हैं सर, क्यों आप लोगों ने आज ये आपकी तरफ, आप तो नजरियाती हो गए हैं सर, आप क्यों कह रहे हैं किसी और इदारे को कोई नोटिस ले, अपने मामलात खुद सुधारें? इसलिए लॉ एंड ऑर्डर इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पुलिस, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर इज अ प्रोविंशियल मैटर नहीं है, ये इट्स अ प्रोविंशियल मैटर ना। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड नो इशू कि हम वहां जाएं। वो किस बेसिस पर एतराज करते कि जी हम जाके फुटपाथ पर खड़े होके वहां कि वो फीता काट दे, फौज को नोटिस लेने को क्यों कह रहे हैं? फिर सियासी मामलात में क्यों घसीट रहे हैं? आप ही तो फौज को सियासी मामलात से दूर रखने के सबसे बड़े नजरियाती चैंपियन हैं आज।
जी, तो आप मुझे बताएं कि अगर एक फौज का इदारा अगर वहाँ खड़ा होकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है बकौल उनके, और वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो हम किसके पास, स्विट्जरलैंड की हुकूमत से जाके शिकायत करें? रेंजर्स को आज फौज ने भेजा था सर। तो कह रही है हमने तो कुछ किया ही नहीं। किस एक नई डायरेक्शन, मैं नहीं कह रहा, इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर आती है ना रेंजर्स, तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब आप इमरान खान से अपील करें, शेख रशीद साहब से बात करें। आप सीधा भागते हुए पिंडी क्यों चले जाते हैं सर? ये नहीं समझ आ रही। बहरहाल चलें, छोड़ें इस बात को। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुखालिफ करार दिया है, आपकी नजर में क्यों करार दिया है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि कोई नए अलायंसेस बनने जा रहे हैं। आपको पीपल्स पार्टी कोई नया अलायंस ढूंढ रही है आपकी नजर में? देखिए, एक तो मैं बहुत ही डिप्रेसिंग है ये स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी। वी आर यूज्ड टू हेयरिंग सच स्टेटमेंट्स फ्रॉम पीटीआई और उनकी लीडरशिप। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ पैट्रियटिज्म बांटने का सिलसिला है, ये पीटीआई ने शुरू किया था कि ये गद्दार है, ये मुहिब जरदारी साहब किसी को खुश करना चाह रहे हैं। ये आसिफ जरदारी साहब ने, हाँ, किसको खुश करना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, बट इतना एक्सट्रीम पर जाना कि जी, और ये फिर गलत बयानी से भी काम लिया कि जी ये तो दफनाना नहीं पसंद करते। किसको नहीं दफनाना, बावजूद इसके कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं आ सकते थे। उनके फादर की तदफीन थी 2006 में और मुशर्रफ ने नहीं आने दिया था। वो तदफीन उनकी पाकिस्तान में हुई थी, उनकी मदर की लंदन में डेथ हुई, और आपको पता है कि कितनी मुश्किलात थी बावजूद इसके कि वो ज़ुबैर साहब, मैंने आपको बड़ा एक डायरेक्ट सवाल पूछा है, क्यों पीपल्स पार्टी ये सख्त मौकफ ले रही है, किसी की मुहिबुल वतनी को चैलेंज कर रही है, उनकी वाबस्तगी को इस मुल्क से चैलेंज कर रही है? क्या नए अलायंसेस ढूंढे जा रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपका जो रवैया रहा है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। आर दे लुकिंग फॉर न्यू alliances today? That straight up, that's a question, sir. आई थिंक अगर वो अलायंसेस ढूंढ रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट लेने के चक्कर में हैं, मुझे नहीं पता, बट दैट विल बैकफायर बिकॉज, और हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें अवाम की ताकत पर भरोसा है। और सीरियसली ये कि मैं लफाजी नहीं कर रहा कि हमने, आखिरी सवाल ज़ुबैर साहब, इन हाउस चेंज के कितने इम्कान डिबेट करते हैं कि जी जिसको भी डील करनी होती है डील कर लेता है। डील करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है नेक्स्ट इलेक्टोरल प्रोसेस की, और उसमें जो भी अलायंसेस बनेंगे, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल हक है कि किसके साथ वो अलायंस करना चाहे, लेकिन अगर वो ये समझ रही है कि इस किस्म की बातें करके वो फौज को खुश करके उनको तोहफे में दे दी जाएगी प्राइम मिनिस्टरशिप या फेडरल हुकूमत, दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज दे आर फार 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 अवे फ्रॉम दैट रियलिटी कि जी are you close to that reality? करना भी पड़ेगा तो anyway sir, I think are you close to it or not? इस reality establishment को खुश करने के सफर में आप कहां तक पहुंचे? We are very close, we are just there. You are just there. Breaking news, Zubair साहब, you are just there. This is breaking news. मुझे बताइएगा कि यानी कि in-house change just there as far as the electoral chances are concerned. अच्छा, I thought in terms of making the establishment happy, sir. Establishment को खुश करने के सफर में. No. So वो आप breaking news हटवा दें उसकी. अच्छा, मुझे पता नहीं चली नहीं है. Don't worry, relax sir. सुख का सांस लें. आज अगर इलेक्शन होता है तो I am sure मुझे एक बात बताइए quickly sir, in-house change के कितने इम्कानात हैं? अभी तो कोई इम्कानात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास साबिक गवर्नर मौजूद थे। अब बात करते हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से। इमरान इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बल्दियाती ऑर्डिनेंस आज आपने मुस्तरद कर दिया है। टू बिगिन विद, जो भी सिंध गवर्नमेंट भेजती है आपके पास, आप सिरे से रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? आज बल्दियाती बिल कर एतराज़ उठा दिए, तामीराती कमीशन के ऊपर भी रिजेक्शन आपने दे दी, क्यों? देखें, बात यह है कि जिस तरह की भी कानून साजी हो रही है उसके अंदर बहुत सारे इबाम हैं। मैं एज गवर्नर अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एडवाइस करता हूं कि वो इनमें बेहतरी पैदा करें, इसको ठीक करें चीजों को। आपने पहले देखा था जो बिल था उसके अंदर भी काफी सारी चीजें ऐसी थी जो काबिल एतराज थी, और ऑर्डिनेंस में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हमें आगे चल के शहर को ठीक करने में बहुत दिक्कत पेश आएगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको 2-3 चीजें बताना चाहूँ तो नंबर 1 ये कि वो कमेटी जो है उसको कुल इख्तियार है कि वो किसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाए, यानी मेयर बुखारी की बिल्डिंग पे कितनी पेनल्टी लगाती है रेगुलराइज करने के लिए और किसी और की बिल्डिंग पे कितनी लगाती है। तो दिस शुड नॉट बी इट, इसका तरीकाकार होता है। इसमें कोई उसकी पेनल्टी सेट कर लें कि जी पर स्क्वायर फुट इतनी होगी रेगुलराइजेशन की फीस। दूसरी चीज ये कि
जो फ्यूचरिस्टिक मामला इसमें था कि यहाँ कहीं लाइन नहीं खींच रही थी कि किस तारीख तक बिल्डिंग जो है रेगुलराइज कर सकते हैं और उसके बाद नहीं मगर करेंगे। ओके, सो आप इसको हैंडल कर, आई अंडरस्टैंड। तामीराती कमीशन से आगे बढ़ते हुए सर, आज आपने जो बिल रिजेक्ट किया है, आज ही सिंध हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया है कि तरमीम वो ला रहे हैं। काउंसिल में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जो है वो शो ऑफ हैंड से ही होगा। इसी तरह सिंध हुकूमत ने आपका ये एतराज़ भी कबूल कर लिया, तरमीम इसके ऊपर कर दी। साथ ही मालियाती इख्तियार जो है वो DMCs को देने का फैसला भी कर लिया गया है। खाने पीने की अशिया जो हैं उनकी कीमतें भी मेयर का ही इख्तियार होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो या वाटर बोर्ड हो, इसके अंदर भी मेयर शामिल होगा। सो आप मुतमईन है क्या? मेरे पास अभी पहुंचा नहीं है मुसवदा, आएगा तो उसको देखूंगा, बट अपेरेंटली इट लुक्स के उन्होंने इन चीजों को गौर किया है और उन्होंने इसको अग्री किया है मेरे इतराजात को। तो दैट मीन्स के हम ठीक तो सिंध जा रहे थे। अब अगर इस तरह से सिंध हुकूमत चीजों को देखती रहे पॉजिटिविटी के एंगल के साथ, हर चीज को वो पॉलिटिक्स में ना देखें। अब वो एकदम से हो जाता है कि गवर्नर साहब टीवी पे जाके क्यों बात करें। भाई गवर्नर साहब आपसे इजाजत तो नहीं लेंगे बात करने के लिए, मेरी मर्जी है मैं जिससे बात करूं ना करूं। अगर मैंने CM साहब को बड़ा कॉर्डियली मैंने उनको इनवाइट किया था कि वी विल डिस्कस दिस बिल एंड ऑल। वो मैं 2 दिन से देख रहा हूँ टीवी पे, वो कह रहे हैं कि हमने बात ही नहीं की। मैंने जाके गवर्नर साहब को कह दिया कि आपका नुक्ता मैं सुन चुका हूँ, बस आप लिख के भेज दें। एंड ही इज राइट, दैट्स व्हाट ही सेड टू मी, बट दिस इज नो वे कि जिससे हम कहीं आगे मामलात को बढ़ा सकें। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि हम किसी तरह से अपने शहर, अपने सूबे, अपने कस्बे के लिए वो काम मिलके कर लें कम से कम। और मैंने ये ऑफर भी की उनको, चीफ मिनिस्टर साहब को। मैंने कहा सारी सियासी हमारी जो मुखालफतें हैं वो एक तरफ रखें, लेकिन जो सूबे के लिए काम करने हैं, जो वफाक से आप कहीं फंस रहे हैं, वफाक कहीं आपके साथ फंस रहा है, कहीं मामला फंस रहे हैं, तो उसे हम मिलकर रिजॉल्व करते हैं चीजों को। अब आप देखें ना, हेल्थ कार्ड जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोगों को मिल रहा है, सिंध में नहीं मिल रहा। भाई क्या ऐसा कसूर कर दिया सिंधी कौम ने कि उसको हेल्थ कार्ड नहीं मिलना चाहिए? पूरे पाकिस्तान में जितने एहसास के प्रोग्राम हैं, अब वो राशन का आया है, वो राशन का भी सिंध में नहीं मिलेगा लोगों को सस्ता राशन। ठीक है। मगर गवर्नर साहब आपके पास पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर खुद चल के आए मुर्तज़ा वहाब के साथ, गवर्नर हाउस पहुंचे वो। सो एक दिन पहले आपने इतराज़ात जो हैं उससे पहले मीडिया पे ऐलान कर दिए। तो चीफ मिनिस्टर तो बजाय अगर वो पूछते हैं, वो गिला करते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग की बजाय मीडिया का सहारा क्यों लिया जाता है आपकी तरफ से, क्यों? नहीं, मीडिया के सहारे की क्या बात है। मैंने उस दिन, मुझे किसी ने फोन किया कि जी आपको क्या इतराज है बिल के ऊपर, मैंने बता दिया कि मुझे ये इतराज है। उसमें कौन सा एटॉमिक सीक्रेट बाहर निकल गया था? वो तो जाना ही था उनको इतराज है, तो मैंने उनसे डिस्कस भी करना था और मैंने भेजना भी था। जब वो आए थे तो मेरे पास तैयार था। उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू डिस्कस। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। देन वी डिस्कस मेनी अदर थिंग्स बट दिस बिल। बल्कि हम अगर उस दिन बात कर लेते तो शायद काफी सारी चीजें क्लियर भी हो सकती थी उसके अंदर। ऐसा क्या, ऐसी कौन सी जरूरी चीजें थी जो डिस्कस हो रही थी? नॉट वर्क एंड अदर थिंग्स? नहीं, जरूरी डिस्कस नहीं, बहुत सारी चीजें थी। ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमने बात की, हमने अच्छा मुझे गवर्नर साहब बताइए कि फीते के ऊपर आ जाए सर। आज इतना बड़ा इशू आप लोगों ने क्रिएट किया है। फीते काटने के बाद 14 दिन का आजमाइशी अब फेज शुरू होगा। ITS जो है, इंटीग्रेटेड टिकटिंग सिस्टम, वो हमारे जराये के मुताबिक इंस्टॉल अभी तक नहीं हुआ था। अमीराती काम भी अभी जारी हैं, लेकिन असद उमर साहब ने आज अनाउंस कर दिया कि 25 दिसंबर की तारीख दे दी है। 80 बसें जो हैं वो मौजूद होंगी टिकट लेकर। कराची वाले जो हैं वो 22 किलोमीटर पे सफर करेंगे। लेकिन सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह तो भारा ये कह रहे हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये 3 माह मजीद लगेंगे। पेशावर BRT की तरह कहीं आप एक बार फिर तो नहीं जल्दबाजी कर रहे? अवैस साहब को तो चाहिए कि वो अपनी वजारत पे तवज्जो दें। वो 13 साल में एक बस कराची को दे नहीं सके। फायर टेंडर्स हमने मंगा के दिए, बसें हमने ली, ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम हम बना रहे हैं। वो वजीर ट्रांसपोर्ट के हैं, उन्हें कहें वो अपनी पहले फिक्र करें कि वो कब लाएंगे। 13 साल में बसें नहीं ला सके, हमारी बसों की फिक्र ना करें। हम इंशाल्लाह 25 तारीख को इसको ऑपरेट कर देंगे। और मैं आपको भी मैं दावा देता हूँ कि आप आइएगा इंशाल्लाह, हम इसी ITS सिस्टम के साथ इंशाल्लाह। मगर सर अगर मसाइल आए और 25 तारीख को ना आप लोग लॉन्च कर सके और मजीद मसाइल आए, जिम्मेदारी आप लेंगे? जी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई मसाइल है तो उसके भी जिम्मेदार हम ही हैं। लेकिन गवर्नर साहब, ऑरेंज लाइन इसके साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन आज सवाल किया गया असद उमर साहब से। उन्होंने कहा कि अवैस कादिर शाह आए, मेरे सामने बैठ जाए और मुकालमा कर लेते हैं। सर 22 बसों के पैसे आपको सिंध हुकूमत दे चुकी है, 50 करोड़ रुपए। क्यों नहीं आप उनकी बसें मंगवा के देते? उन्हें जनवरी 2021 से पैसे रख के SIDL बैठी हुई है जो जवाब नहीं दे रहे। देखें, बात यह है कि इनको ये काम का ववेला मचा रहे हैं। ऑरेंज लाइन का हमारे सर पे डाल रहे हैं। ऑरेंज लाइन की अभी वो तैयार ही नहीं है
ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है। मैंने खुद मुर्तजा वहाब से बात की थी कि ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार नहीं है, आप जाके देख लें, क्योंकि बसें आके यहाँ खड़ी होंगी तो खड़ी बसें जो है खराब हो जाती हैं, फिर आप हमसे कहेंगे कि बसें आपने खराब मंगा दी। प्रॉब्लम ये है कि बसें इनको खुद खरीद लेनी चाहिए थी। हम तो अच्छे लोग हैं ही नहीं, बसें खुद खरीद लेते। कोई कानून आइन में तो नहीं लिखा हुआ कि आपने हमें कहना था कि हम बसें खरीद के दें, कुछ तो देखा होगा ना। तो जैसे ही हमें डेडलाइन दे देते हैं, बसें इनकी आ जाएंगी। बसें तो वहाँ पे ऑर्डर हो चुका है, एलसी खुल चुकी है, वहाँ चाइनीज कंपनी यहाँ पे मौजूद है, उनके रिप्रेजेंटेटिव बात कर लें, उनसे पूछ लें। मगर आप ये भी जानते हैं चाइनीज कंपनी सिर्फ वफाकी हुकूमत से ही बात करती है, सूबाई हुकूमतों से नहीं करती। लाहौर के लिए वफाकी हुकूमत ने 5 बसें मंगवा ली हैं, ग्रीन लाइन की 80 बसों के साथ ये काम कर लिया। तो वफाक अगर पंजाब के लिए बसें फट करके मंगवा रहे हैं, तो सिंध को 20 बसें पैसे लेने के बावजूद नहीं मंगवाई जा रही हैं, समझने से कासिर हैं। अरे इनके मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। मुझे बसें रोक के क्यों खुशी होगी? इनको बसें मंगानी है, इनको बसें मंगा देते हैं। और इनकी एलसी खोल दी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इनकी एलसी खोल दी है। इनकी अभी पेमेंट हालांकि पूरी नहीं हुई है हमारी मद में, लेकिन हमने फिर भी एलसी इनकी खोल दी है। बसों की पेमेंट इन्होंने कर दी, बट काफी सारी और चीजों की पेमेंट इन्होंने अभी करनी बाकी है। बट वी आर नॉट स्टॉपिंग। ITS सिस्टम जो है ये ऑरेंज लाइन को भी केटर करेगा। जहाँ पे हमने टर्मिनल बनाया है वो ऑरेंज लाइन को भी केटर करेगा। मगर गवर्नर साहब, हम तो तैयार ट्रैक्स की फुटेजेस दिखा चुके हैं, अपने प्रोग्राम में भी दिखा चुके हैं। चीफ मिनिस्टर भी एहतजाज में इफ्तिताह करने जा रहे हैं कि बसें मिले ना मिले, मैं तो अब इफ्तिताह कर रहा हूँ ऑरेंज लाइन का। This is funny। एक इफ्तिताह आज हमने देखा है जो PMLN वाले कर रहे थे, एक ये भी कर लें। देखें, मुझे तो अपने शहर से बहुत प्यार है। मेरा तो ख्वाहिश है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे काम हो या तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे काम हो, मेरे शहर के लोगों को तकलीफ ना हो, मेरे सूबे के लोगों को आगे बढ़े। मैंने तो आपसे यहाँ तक अर्ज की कि मैं कई बार कह चुका हूँ CM साहब से कि हेल्थ कार्ड और ये राशन कार्ड जो है इसका इजरा सिंध में करें। सारे मुल्क के माजरत के साथ, अगर आप चाहते हैं कि सिंध की अवाम की फलाई बहबूद है, जो तरजीह है, अवलीन तरजीह है, तो आज फीता काटने देते नून लीग को। इतनी लड़ाई झगड़ा प्रोजेक्ट के क्रेडिट के ऊपर, वो भी मैंने एक दिन बात की आपको, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, थरकोट प्लांट्स, मटियारी टू लाहौर ट्रांसमिशन लाइन, हब कोल प्रोजेक्ट हो गया, कनोप न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, सब उनके थे। आप लोगों ने फीते काटे, मजे किए, नो प्रॉब्लम सर। आज आ गए थे, उनको काटने देते। यानी कि आज आपने जख्मी कर डाला नून लीग को। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं फौज को नोटिस लेना चाहिए, हम पे रेंजर्स अनलीश कर दी गई। वो गए थे वहां पंगा करने, और वो जिस इंटेंशन से गए थे उसी इंटेंशन से वहां उन्होंने प्रूव भी किया जाके। जरूरत क्या थी ये ड्रामा सारा रचाने की इनको? ये कोई आपने कभी देखा है ऐसा कभी किसी हुकूमत में? ये बिला वजह की खाली चीप पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिशें करते हैं। बेगानी शादी में बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मौजूद थे। ज़रूरत क्या थी उनको ये ड्रामे करने की, ये पंगा लेने की? आपने गुफ्तगू सुनी। वक्फे के बाद बात करेंगे कि नैब के ऊपर आज सख्त बरहमी का इजहार किया गया, लंबी चौड़ी एक और चार्जशीट। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ टैक्टर रेफरेंस केस में शवाहिद ना देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज नैब पर सख्त बरहम हो गई। नैब ने शवाहिद पेश करने के लिए अदालत से मजीद वक्त मांग लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ट्रैक्टर रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलों के केस में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि फिर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि नैब सियासत के लिए इस्तेमाल होता है। नैब सबका एहतसाब करता है, नैब का भी एहतसाब करना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर आसिफ अली जरदारी का केस रिमांड किया। प्रोसिक्यूटर नैब ने जवाब दिया कि बदकिस्मती से वो रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड गायब हो चुका है। जस्टिस आमिर फारूक ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड गायब हो गया है। प्रोसिक्यूटर नैब ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। नैब प्रोसिक्यूटर के इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप ये कहना चाहते हैं कि रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से गायब हुआ? प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि कोई पता नहीं चल रहा रिकॉर्ड कहां से गायब हुआ है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होता, रिकॉर्ड जहां जाता है वहां रजिस्टर पर नोट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सजा कलअदम करार दी, अपील तब ही सुनी जब रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक चीज़ तो तय है कि रिकॉर्ड मिसिंग है, फिर एहतसाब अदालत क्या करती? आसिफ अली जरदारी पर किकबैक्स का इल्ज़ाम था, मगर फिर मेरिट पर रेफरेंस खारिज किया गया।
माजरत से। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज ये भी कहा कि एहतसाब अदालत ने करार दिया कि नैब कुछ भी साबित नहीं कर सका। नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया कि जो ग्राउंड एहतसाब अदालत ने लिखी इनमें बताइए कौन सी गलत है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आसिफ अली जरदारी को पहले एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने सजा कलअदम करार देकर केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। बाद में फिर फौरी तौर पर रेफरेंस पर समाअत शुरू हुई और बरियत की दरख्वास्त दायर हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि 7 साल बीत चुके हैं, बताइए नैब ये अपील चलाना चाहता है या नहीं। इस सवाल पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से दरख्वास्त की कि नैब की अपील निपटा दी जाए और अगर अदालत अपील खारिज नहीं करती तो रिकॉर्ड की तलाशी के लिए मोहलत दे दी जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने प्रोसिक्यूटर नैब पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नैब पर इसीलिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है क्योंकि नैब के पास कोई केस होता ही नहीं। क्यों ना नैब को अदालती वक्त ज़ाया करने पर जिम्मेदार करार दिया जाए। जस्टिस नूरुल हक कुरैशी साहब भी नैब से ये कहते पाए गए आज कि कोई दस्तावेज तो दे दीजिए। आज सालों बाद भी अदालत नैब से वही मुतालबा कर रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नैब ये मान ले कि रेफरेंसेस बनाते हुए इससे गलती हुई थी और अगर गलती हुई थी तो हम उस वक्त के चेयरमैन नैब को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपको मालूम है कि नैब के इकदाम का मुईशत पर कितना गहरा असर होता है। अगर हमें लगा कि नैब की नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर अदालत मामले को छोड़ेगी नहीं। फिर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि नैब सियासत के लिए इस्तेमाल होता है। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाया कि नैब ने किसके कहने पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नैब एक शख्स की हद की इज्जत कर रहा है तो इस पर नैब का एहतसाब होना चाहिए। नैब सबका एहतसाब करता है तो फिर नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। नैब के पास कुछ होता नहीं और फिर सब अदालतों पर डाल दिया जाता है। अदालत आलिया ने नैब प्रोसिक्यूटर से अपीलों का जायजा लेकर अगली समाअत पर अदालत को मुतमईन करने की हदायत जारी की। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले साद रफीक केस में भी, शाहिद खकान अब्बासी केस में भी नैब पे इल्ज़ामात लगाए हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के। नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि किस तरह इदारे की साख और गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हो रहा है, उठ रहा है। अदालत ने पहले भी करार दिया है कि जो जमातें दूसरी साइड पर हैं उन्हीं के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और महीनों और सालों तक उन्हें कैद रखा जाता है। बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब से। अरशद शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आज नैब ने कहा कि ये निपटा दिया जाए केस, सालों से ये केस चला आ रहा है और आज निपटाने की बात कर दी। आज बड़ी इंटरेस्टिंगली जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि 7 साल हो गए, बताएं नैब ये अपील चलाना भी चाहता है या नहीं। और साथ ही अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि नैब कुछ भी साबित नहीं कर सकता। महर, देखें जिस केस के हवाले से उर्सस ट्रैक्टर केस का हवाले से हेयरिंग थी इसमें, और इस केस की फाइल्स गायब हो गई थी जिस वजह से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने गालिबन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस दौर में एक्विट किया था और उसके बाद नैब अपील में गई थी। और अगर आप ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट देखें तो उसमें भी ये बड़ा वाज़े किस्म का जिक्र है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है कि जो लोग अपोजिशन में होते हैं उनके खिलाफ जो भी हुकूमत होती है वो केसेस बनाती है, फिर वही दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं और फिर वो केसेस आगे नहीं चल सकते किसी ना किसी वजह से। और इन केसेस की जब आप हिस्ट्री देखते हैं तो ये वाला केस लेट 90s में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ कायम किया था और इसमें काफ़ी सारी प्रोसीडिंग्स आगे चली थी। फिर रिकॉर्ड इत्तेफाक से यहाँ पे गायब हो गया और आज प्रोसीडिंग में भी इसका जब सवाल जवाब हुए तो पता लगा कि जी लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड जाना था, वहां से गायब हो गया। ना सिर्फ वहां से काफी सारा रिकॉर्ड उस दौर में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी नैब के अंदर से भी गायब हुआ था। और इसमें अगर मैं सिर्फ ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट से आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बता दूं कि इसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि खास तौर पर 2011 से 2017 तक नैब की तारीख का स्याह तरीन दौर था और उसकी वजह यह थी कि अप्लाइंड, पैसिव एंड सब्सिविएंट चेयरमैन नैब beholden to the political parties in power is a guarantee for failure of accountability। और इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस आपको याद होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा केस में भी उस वक्त के नैब चेयरमैन और दीगर इदारों के बारे में दी थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एहतसाब का अमल है
उसमें जो चीज़ें हम लोग एक कदम आगे लेते हैं और 2 कदम पीछे जाते हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जिसमें कि एक सियासी तौर पे इस्तेमाल है, कुछ केसेस यकीनन बनते हैं, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं इंटरनेशनली भी इस हवाले से जिक्र हुआ, बाकायदा तौर पे स्विस अथॉरिटीज से डॉक्यूमेंट्स यहाँ मंगवाए गए, और एक साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें घर भेजा कि वो स्विस अथॉरिटीज़ को ख़त लिखने के लिए तैयार नहीं थे, और उस वक्त अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम साहब, बल्कि इसी ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में भी है, ये आप भी ज़रा दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ आएगा कि ये जो सारा खेल है, खेला किस तरह से जाता है, डॉक्यूमेंट्स किधर जाते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जो वाक़यात हैं उनके साथ क्या होता है। और ये एक बड़ी क्लासिक उसकी मिसाल है कि अच्छा जी कन्विक्शन से बचना है, सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड ही गायब कर दो, और ये रिकॉर्ड जिस दौर में गायब हुआ वो दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था एज पर डॉक्यूमेंट, और ये रिकॉर्ड रिकंस्ट्रक्ट भी हो सकता है अगर आप अकाउंटेबिलिटी को आगे चलाना चाहें। और आज गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है नैब को कि जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से पूछ के इस पर बाकायदा अपनी पॉलिसी बताएं, और नैब जो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है वो यही है कि जनाब इस सारे रिकॉर्ड को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और केसेस चलाए जा सकते हैं, ये नहीं कि जनाब किसी के ऊपर इल्जाम है तो वो रिकॉर्ड ही गायब कर दे और केस आगे ना चले। तो अब यानी कि फिर अदालत को कहना चाहिए कि इनको आप रिकंस्ट्रक्ट किया जाए इन रिकॉर्ड्स को फिर से, क्योंकि मगर एक और मुअम्मा जो है, हम अभी फुटेज भी दिखा रहे थे अरशद शरीफ साहब, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड गायब हो गया, यानी कि ये सिरे से मिसिंग है, यानी ये तो समझने से हम कासिर हैं कि किस तरह मुल्क चलाया जा रहा है। सख्त तशवीश का इजहार आज अदालत में भी किया गया, ये क्या मुअम्मा है? कभी हम देखते हैं LDA में से आग लग जाती है, शहबाज शरीफ साहब की चीज़ें या केसेस की चीज़ें डॉक्यूमेंट्स उड़ जाते हैं, कभी जरदारी साहब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, वाजिद शमसुल हसन जो हैं वो रिकॉर्ड अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन ये फुटेज हम चला रहे हैं, रिकॉर्ड्स गायब होने का क्या मुअम्मा है इधर? जी महर, बिल्कुल रिकॉर्ड का मामला ये है कि क्योंकि जब अपोजिशन में होती हैं ये वाली पॉलिटिकल पार्टीज तो इनके खिलाफ मुकदमे बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड भी होती हैं, और जब ट्रायल कोर्ट में चीज़ें जाती हैं तो वो मुकदमात गायब होते हैं। और आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि पूरी कौम ने देखा था कि किस तरह वाजिद शमसुल हसन साहब जो सफाई कमिश्नर थे वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड्स के डब्बे ला रहे थे, और वो रिकॉर्ड किस चीज़ का था? वो उन्हीं केसेस का था, स्विस केसेस का। बाकायदा तौर पे उस अगर नैब के आप लोगों से बात करें, वो कहते हैं कि जी जिस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो लॉ मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे कुछ फाइल्स मंगवाई थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से, और वो फाइल्स भी इत्तेफाक से गायब हो गई थी। इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बहुत सारा रिकॉर्ड मिसिंग हुआ, इन्हीं अदवार में मिसिंग हुआ जिसको कि डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है, और वो रिकॉर्ड गायब इसीलिए हुआ, गायब किया गया या उसमें डेलिब्रेटली पेश नहीं किया गया क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं और अरसा दराज से पाकिस्तान में रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनको इस सारे सिस्टम के लूप होल्स भी पता है कि किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करना है। ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शरीफ साहब मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, डार्केस्ट पीरियड ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया, जब रिकॉर्ड्स उड़ाए गए, गायब किए गए, जला दिए गए, और इसी तरह इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के हवाले से भी कमीशन बनी। लेकिन इस मुल्क में कमीशन और उनकी तजावीज़ पे गौर करता कौन है? एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस अहम तरीन खबर के साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। हर सियासतदान और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म को लगता है कि मीडिया का काम सिर्फ हुकूमत की तारीफ करना है। सियासतदान अपोजिशन में होता है तो उसे मीडिया आज़ाद जमहूरियत का अहम जुज़्व और मुआशरे की आंख लगता है, मगर फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है और उसे मीडिया गुमराह कुन हक़ाइक़ पेश करने वाला, बैरूनी एजेंडे पर कारबंद और मुनाफरत फैलाने का जरिया लगने लगता है। और यही कुछ इमरान खान साहब के साथ भी हुआ। क्योंकि मैं देखता हूं प्रोग्राम्स के अंदर फ्रेज है कि इग्नोरेंस मेक्स द बेस्ट आर्ग्यूमेंट। फ्री मीडिया के बगैर तो पीटीआई ना बनती। पता होते हैं लोगों को चीजों के ऊपर बोलते जा रहे हैं और वो लोगों को भी मिसलीड कर रहे हैं। सहाबत को आजादी ना हो तो जमहूरियत ही नहीं, और फिर उससे मुल्क के अंदर कोहेजन भी नहीं आती, कोई नेशनल इंटरेस्ट का भी समझ नहीं आती कि नेशनल इंटरेस्ट है क्या। तहरीक इंसाफ तो बनी मीडिया की वजह से। मीडिया को तहरीक इंसाफ की तश्कील और इलेक्शन में जीत का सेहरा पहनाने वाले इमरान खान शायद तब्दील हो चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब, आज़ाद मीडिया जमहूरियत का हुस्न, एहतसाब का पैमाना और मुआशरे की आंख होता है। मीडिया एक आईना है और मीडिया का काम बहरहाल मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं है। मीडिया हर मुल्क
दुश्मनी का इल्ज़ाम आयद करना मीडिया के ऊपर मुल्की और आपके अपने मुफाद में नहीं है। नाज़रीन, यही बयानात आलमी जरीदों की शह सुर्खियाँ बनते हैं कि जिसके नतीजे में फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको वज़ीर आज़म प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर का नाम देती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसी को लिंक करते हुए वज़ीर आज़म के गिले शिकवे से दरामदाद में कमी है और बरामदाद में इजाफे के हुकूमती दावे बड़े हैं, यकीन दहानियाँ हैं, वज़रा के दावे हैं और सऊदी अरब से $3 अरब ना तो स्टॉक एक्सचेंज में जारी मंदी को रोक सके हैं और ना ही डॉलर के मुकाबले में रुपए को स्टेबल किया जा सका है। आज ओपन मार्केट में डॉलर तारीख में पहली बार 180 रुपये पर ट्रेड हुआ है, जबकि कारोबारी दिन के अख्ताम पर 180 रुपये 23 पैसे पर बंद हुआ, जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 18 पैसे इजाफे के बाद 177 रुपये 60 पैसे पर दिन के इख्तिताम पर पहुंचा। इसी तरह आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KESC 100 इंडेक्स 328 पॉइंट्स कमी के बाद 43,518 पर बंद हुआ, यानी कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज 48,781 पॉइंट से कम होकर 43,000 तक पहुंच गई है और डॉलर 54 रुपये महंगा हो चुका है। कर्ज बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बाथ जारी है, डॉलर कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है और इमरान खान साहब मीडिया से शिकवा कर रहे हैं कि मीडिया में बैठे लोग मालूमात के बगैर आवाम को गुमराह करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने 1-1.5 महीना पहले कह दिया कि गाड़ियों की इंपोर्ट पे बैन वो लगा रहे हैं, CBUs ख़त्म कर रहे हैं और फिर हमने देखा कि धड़ाधड़ इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट करना शुरू कर दी। जब 170 के ऊपर डॉलर था, इंपोर्ट शुरू कर दी, यानी कि हुकूमतें खामोशी से और तेज़ काम करती हैं, ऐलान करके सुस्ती से काम नहीं करती। हमने यही देखा कि भारत के अंदर भी बातें जो हैं इस तरह ऊंची नहीं की जाती, एक्शन टाइमली खामोशी से लिया जाता है। इंडिया ने ओवरनाइट अपना कैश बंद किया, यानी कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो सके उसको रोकने के लिए। बहरहाल हमारे यहाँ इसका बिल्कुल बरक्स होता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको दिलचस्प खबर देते हैं। नाज़रीन, दुनिया सर जंग की जानिब जाती दिखाई दे रही है और पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोगों को करीब लाया जाए, जैसा कि हमने ईरान और सऊदी अरब तनाज़े में किया। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी पॉलिसी के खिताब में करते हुए किया। ये जो कोल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं, इस ब्लॉक्स को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इमरान खान ने मजीद कहा कि 40 साल से अफगान मुश्किल में हैं और जब तक अमेरिका को एहसास नहीं होगा मसला हल नहीं होगा। जब तक अमेरिका के अंदर ये रियलाइजेशन नहीं आती, अगर वो इसी तरह उनके फंड्स को फ्रीज कर दिया और उनकी इकोनॉमी को स्क्वीज कर दिया और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उधर चला गया जिस तरफ ये जा रहा है, तो इसका नुकसान तो सबको होगा। 40 साल से हर किस्म की मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त होगा। गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान अफगानिस्तान के मामलात को लेकर पाकिस्तान से या तो डू मॉर के मुतालबे हो रहे हैं या फिर हमें डबल गेम करने के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है या फिर पाकिस्तान की जानिब से सफाइयाँ दी जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ BBC को इंटरव्यू देते हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ ने एक बार फिर बावर करवाने की कोशिश की। Our advice was not heeded too. We kept saying negotiate from a position of strength. We weren't listened to. We were blamed. We were scapegoated. And the result is in front of you. So first of all, I want to be clear. The facts should be what they are. अफगानिस्तान के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, मगर अभी तक इल्ज़ामात का हदफ पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर जो बाइडन के दरमियान कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हो सका, कि जिसका शिकवा खुद इमरान खान ने भी किया। You haven't spoken to the President of the United States since the collapse of the country to the Taliban, correct? No, I haven't. He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. लेकिन अब लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान से इंगेज करना चाहता है, मगर ये मौका पाकिस्तान ने गंवा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से डेमोक्रेसी समिट के लिए मदऊ किए जाने पर शुक्रिया अदा करते हुए शिरकत से माजरत कर ली है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया कि पाकिस्तान एक फाल जमहूरियत है कि जहाँ अदलिया, खुद मुख्तार, मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी और मीडिया आज़ाद है। हम डेमोक्रेसी समिट के लिए पाकिस्तान को मदऊ करने पर अमेरिका के शुक्रगुजार हैं, जबकि
डेमोक्रेसी समिट के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम अमेरिका के साथ कई मसाइल पर राब्ते में हैं और हमारा मानना है कि हम इस मौजू पर मुस्तकबिल में किसी मुनासिब वक्त पर बात करेंगे। इस समिट का मकसद जो बाइडन इंतज़ामिया का पूरी दुनिया से वो राब्ता बहाल करना है नाजरीन के जो ट्रंप दौर में मुनक़ता हो गया था। इसी तरह डेमोक्रेसी समिट में अदम शिरकत से बाइडन डेमोक्रेसी का बहरहाल जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी का जो तासुर है वो गहरा भी हो सकता है। क्या ऐसा ही है एक ऐसे वक्त में जब अभी ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सीज़ फायर को मज़ीद लंबा करने के लिए इनकार कर दिया है, हम भी इस समिट में नहीं जा रहे, एंगेजमेंट स्टॉल्ड है। आगे क्या हो रहा है? क्या वाकई हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने से अपने आप को जो है वो महफूज रख सकते हैं? बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, मुसन्निफ हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जाहिद साहब, क्या कहेंगे आपके, क्या वाकई हम किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बनना हमारे लिए मुमकिन है? नहीं, देखिए महर, ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। जो एक बात साफ है कि ब्लॉक का हिस्सा अगर आप देखें जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है इस वक्त, अभी हुआ नहीं है। अभी हम कह नहीं सकते हैं कि उस तरह से ब्लॉक कोई बन गए हैं चीन और अमेरिका के दरमियान, लेकिन जो एक लिहाज से जो सर्द जंग जारी है वो जो है वो एक हद तक इस चीज़ की तरफ लेके जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये पाकिस्तान के लिए ये नहीं है ज़रूरी कि वो किसी एक हिस्से में जाए, और मेरे ख्याल ये मौका बिल्कुल सही है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा या किसी उसमें तकसीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरे ख्याल ये है कि इससे किसी शख्स को इनकार नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं होने चाहिए। अमेरिका के साथ जो है हमारी एक तरजीहात हैं कुछ चीज़ों पर, इसी लिहाज से चाइना के साथ भी हमारा बहुत करीबी स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है। तो मेरे ख्याल ये है कि इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और फॉरेन पॉलिसी में यही चीज़ काम आती है कि आप जो है किस तरह से ये जो इस किस्म के सूरत हाल को आप किस तरह से अपने हक के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये नहीं है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर होंगे अच्छे तो चाइना के साथ ख़राब हो जाएंगे, या चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो अमेरिका के साथ ख़राब हो जाएंगे। मेरे ख्याल ये नहीं है। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि समिट कॉन्फ्रेंस में ना शिरकत करने का, तो उसमें वजूहात हैं। एक तरफ क्योंकि एक बहुत वाज़ेह चीज़ नज़र नहीं आती है कि इसका मकसद क्या है। शुरू में तो साफ नज़र आता था कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के हवाले से, लेकिन जब लिस्ट आई है तो उसमें बहुत सारे खदशात भी पैदा हो गए हैं कि उनमें लिस्ट में जो है नाम चाइना का तो नहीं है और रशिया का तो खैर नहीं है, उसके अलावा ये टर्की का भी नहीं है। लेकिन सबसे जो एक चीज़ जो नज़र आती है जो खुद शकूक को जन्म देती है, ताइवान का नाम इस लिस्ट में मौजूद है। तो यही एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब डेमोक्रेसी या के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो क्राइटेरियन क्या बनाया गया है जिसमें हुकूमतों को जो है बुलाया गया है। और दूसरी एक और बात भी आती है कि जमहूरियत की बात तो ठीक है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे ऐसे ममालिक इसमें हैं शामिल इस लिस्ट में जो कि आज जो है जिसमें शिरकत करेंगे, उनमें बहुत सारे सवालिया निशान उनके ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी है। तो ये सवाल हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।